अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वो सीरीज़ आपने देखनी है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। मज़ीद अपकमिंग वीडियोस के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। आपके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था कि आप लोग इस वीडियोस की, इस लेक्चर की, इस सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि आपको ये मुश्किल लग रहा है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले इसको जल्दी से वाइंड अप कर लूँ। मैं इसमें इंपॉर्टेंट ही जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं आप उन्हीं पे फोकस कीजिएगा और उन्हीं कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप अपना पेपर अच्छे से कवर कर सकें। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने जो बेसिकली बात करनी है वो सोशल इंटरेक्शन में करनी है। और सोशल इंटरेक्शन में हमने मज़ीद देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जैसा कि टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन आ जाता है, मज़ीद उसके अंदर जो है वो नॉन वर्बल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन आ जाता है, कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट आते हैं, स्टेटस और रोल वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने 1 बाय 1 देखना है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सोशल इंटरेक्शन है क्या। सोशल इंटरेक्शन रेफर्स टू हाउ इंडिविजुअल बिहेव एंड रिस्पॉन्ड टू वन अनदर एज वेल एज ग्रुप बिहेवियर। माइक्रो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब कि सोशल इंटरेक्शन में बेसिकली हम ये ही देखते हैं कि किस तरह से इंडिविजुअल जो है वो बिहेव करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब कि आपने सिंपली इसको इतना इजी वे में ऐसे याद करना है। अब हम मज़ीद देखते हैं कि नॉन वर्बल आपको पता है कि काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसा कि एक वर्बल होता है और दूसरा नॉन वर्बल होता है। तो नॉन वर्बल में क्या होता है, आपके एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम मज़ीद इसमें अगर बात करें कि ये तो नॉन वर्बल हो गए, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशंस वगैरह आ गए। अगर हम वर्बल की बात करें तो वर्बल में हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास कंटेंट आ जाता है, ये कोई एक स्पेसिफिक डोमेन आ जाती है जिसको हम वर्बली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई हमारे पास एक स्पेसिफिक कंटेंट आता है। अब मज़ीद अगर हम बात करें एक्सचेंज और कोऑपरेशन की, द मोस्ट फंडामेंटल टाइप ऑफ सोशल कंटेक्ट इज प्रोबेबली एक्सचेंज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोपोनेंट ऑफ सोशल एक्सचेंज थेरी, इसमें क्या कहते हैं, वी ऑलवेज वांट टू मैक्सिमाइज, हम जो है रिवार्ड्स को मैक्सिमाइज करते हैं और कास्ट को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारी कोशिश होती है कि हम रिवार्ड ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत कम आए। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है प्रॉफिट मोटिव्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी वी शुड एड एंड नॉट हर्ट पीपल हु हैव बेनिफिट अस इन द पास्ट। ठीक है, मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि रेसिप्रोसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो हम ये देख सकते हैं कि हम लोगों को हर्ट नहीं करेंगे बल्कि उनको मैक्सिमम जो है वो उनको फ़ायदा देने की कोशिश होनी चाहिए। कोई भी बंदा है सोसाइटी में अगर दूसरों को फ़ायदा देने की कोशिश कर रहा है तो उसकी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा दें इंस्टेड ऑफ कि वो उनका नेगेटिव वे में मतलब कि उनका फ़ायदा उठाए। ठीक है, कोऑपरेशन इज़ अ स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन इन विच पीपल कोऑपरेट विद वन अनदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें यह है कि आप जो हैं वो सिंपल एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हो ताकि आप इकट्ठे मिलके सबके साथ जो है वो सेम ऑब्जेक्टिव को गेन कर सको और इकट्ठे मिलके फ़ायदा उठा सको। ठीक है, अच्छा, फिर मज़ीद इसके अंदर देखें कि मतलब कि सिंपल कंसेप्ट है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड हाइकी क्या है, टीम मेंबर्स ऑलवेज डाइन एंड स्लीप टुगेदर। ठीक है, टीम वर्क की और टीम मेंबर्स की और आपस में कोऑपरेशन की, इन चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, किस तरह से ये चीज़ें एक दूसरे की, मतलब कि अगर हम टीम वर्क करेंगे, सबके साथ मिलके करेंगे, सेम गोल्स बनाएंगे, सेम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, सोसाइटी के साथ मिलके वर्क करेंगे तो उसके आउटकम्स क्या होंगे। ठीक है, अब कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट है, तो कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट के अंदर हमारे पास क्या आता है, कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन आर सिमिलर इन दैट बोथ पीपल एंड ग्रुप्स वर्क टू अकम्प्लिश अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वही पहली ही बात है कि लोग मिलके आपस में वर्क कर रहे होते हैं। जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लें, तो जब लोग आपस में मिलके वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनका कंपटीशन भी होता है और उनके कन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी अकर हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ देखेंगे फॉर इंस्टेंस बिजनेस कम्पीट फॉर कस्टमर, जब कहीं पे भी बिजनेस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन होता है, मतलब कि कस्टमर्स का भी होता है कि फ़लाँ के पास कितने कस्टमर्स आए और फ़लाँ के पास कितने नहीं आए, या इस तरह से ना। अच्छा, फिर हम मज़ीद अगर देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इट इज़ द टाइप ऑफ इंटरेक्शन व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप
compete to get a commonly prized object or goal। ठीक है, मतलब कि एक इंटरेक्शन की ही टाइप होती है जिसमें क्या होता है कि जो लोग हैं, ये ग्रुप हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, compete करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की उनकी कोशिश होती है। ठीक है, और अगर हम देखिए कि रॉबर्ट निस्बत उसने क्या कहा, देयर इज नो ग्रुप और रिलेशनशिप हाउएवर स्मॉल एंड इंटीमेट इन विच कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट ओकेजनली अकर। मतलब उसने कहा कि कोई ग्रुप ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके अंदर जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई इस तरह का सिनेरियो डेवलप ना हो। ठीक है, जब जहाँ लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है को इरेक्शन। तो इसमें ये है कि इट इज़ दी सब्सटेंस दैट होल्ड, ये एक ऐसी चीज़ आप कह सकते हो, यूनिटी कह सकते हो, या फिर ये कि लोगों की आपस में जो है वो कोहेजन कह सकते हो, कि लोगों का आपस में जुड़ जाना। व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू इंगेज वन अनदर, जब उनको एक दूसरे की ज़रूरत होती है, टीम वर्क की ज़रूरत होती है। कोहेजन इज द एक्चुअलाइजेशन ऑफ द थ्रेट ऑफ फोर्स, एक ऐसी फोर्स है दैट पर्सन इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ओकेजनली इम्प्लाई टू फर्दर देयर गोल्स। मतलब कि इसमें लोग क्या करते हैं, ओकेजनली एक दूसरे के गोल्स के, मतलब कि सबके गोल सेम हो जाते हैं और सब मिलके इकट्ठे एज अ टीम यूनाइटेड होके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अब कोई एक इम्पॉर्टेंट या कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर किस तरह से लोग जो हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव को उठाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। तो उनमें देखें कि हमारी कोहेसिवनेस भी, जो ये कोई रीजन्स है, इस तरह की ये चीज़ें ये हमारी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, एलिमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन क्या है, स्टेटस और रोल। ठीक है, स्टेटस, एवरी सोसाइटी यूज द कंसेप्ट ऑफ स्टेटस के है, फलां जो है वो कौन से स्टेटस पे है, किस पोजीशन पे है। ठीक है, अच्छा, इस पोजीशन के होने से उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ऑल दैट ना। अच्छा, स्टेटस है, और फिर फलां बंदा, रोल की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि किसी भी जगह पे कोई भी बंदा क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से स्टेटस सेट क्या है कि वी ऑल हैव मल्टीपल स्टेटस एक्टिव्स एट वंस, एट अ टाइम हमारा जो है वो डिफरेंट रोल हम प्ले कर रहे होते हैं। मीन्स कि अगर हम एक टीन एज फीमेल्स को देखें तो वो डॉटर भी होती है, ब्रदर, और मतलब कि अपने भाइयों की बहन भी होती है, और स्कूल में भी उसका कोई ना कोई रोल होता है। तो इस तरह से मतलब कि एक बंदा बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। एस्क्राइब्ड और अचीव्ड क्या उसे कहते हैं, हमारे पास स्टेटस है, तो वो कौन से, अब एस्क्राइब्ड कौन से होते हैं। एस्क्राइब्ड स्टेटस इज अ सोशल पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन दैट अ पर्सन आइदर एक्वायर एट बर्थ एंड अनरिटिंगली अडॉप्ट लेटर इन लाइफ। मतलब कि उसने अपनी बाय बर्थ ही उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब कि वो उसकी कुछ ऐसी इंट्रिंसिक क्वालिटी होती हैं जो कि उसने एस्क्राइब्ड की भी होती हैं। ठीक है, और अचीव्ड कौन सी हो जाएंगी, अचीव्ड वो हो जाएंगी जो कि उसने टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट से एक दूसरे से लर्न की हैं। ठीक है, जैसे मतलब कि उसने कोई स्किल सीख ली, ठीक है, तो वो उसकी इनबोर्न नहीं होगी लेकिन उसने बाद में सीखी होगी। अब मास्टर स्टेटस क्या है, सर्टन स्टेटस आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर। अब मास्टर स्टेटस इज अ स्टेटस दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर सोशल आइडेंटिटी एंड frequently shape an individual entire life. A person profession typically serve as a master status because it provide extensive information about their social background, level of education and level of money. मतलब कि अपने वो लेवल ऑफ एजुकेशन की बेस पे अगर उसको कोई एक अच्छी पोजीशन मिल गई है, एक अच्छा स्टेटस मिल गया है, तो हम क्या कहेंगे कि उसने ये सारा एफर्ट्स की, इसकी बेसिस पे उसका जो स्टेटस है वो हो गया है, मतलब कि मास्टर हो गया है। अब हम जो है वो नेक्स्ट देखेंगे कि रोल क्या है, कि आ क्रूशियल सोशल स्ट्रक्चर इज द रोल सिस्टम आर द बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ समवन इन पर्टिकुलर पोजीशन। मतलब कि रोल के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक क्रूशियल जो है सोशल स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर स्पेसिफिक जो है उनका कोई ना कोई रोल होगा, कोई ना कोई बिहेवियर होगा जिसकी वजह से उनको जो है वो किसी पार्टिकुलर पोजीशन के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे कि अब अगर हम देखते हैं कि एक जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, तो उसका क्या मतलब है कि उसका वहाँ पे रोल क्या है, एज अ क्लिनिकल। ठीक है, कि वो क्लिनिकल सेटिंग के अंदर अपना रोल परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि रोल सेट क्या है, कि एवरीडे लाइफ इज़ अ मैशअप ऑफ न्यूमरस रोल। हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग डिफरेंट किस्म के रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, और बिकॉज वी होल्ड मल्टीपल स्टेटस साइमल्टेनियसली, अ स्टेटस सेट टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टेटस। रॉबर्ट मर्टन यूज द फ्रेज रोल सेट। ठीक है, रॉबर्ट मर्टन, ये आपने MCQs के लिहाज से याद रखना है कि उसने क्या यूज़ किया था, फ्रेज ऑफ रोल सेट यूज़ किया था। अब कॉन्फ्लिक्ट, रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल स्ट्रेन क्या है। ठीक है, मतलब कि रोल के अंदर क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और उनकी स्ट्रेंस के बारे में क्या होता है। तो आप इसको सिंपल समझ लें कि
People in contemporary high-income countries balance a variety of duties necessitated by their diverse positions and role. The majority of moms and an increasing number of fathers can assist that the physical and emotional exhaustions that मतलब कि सिंपल आप इसको ये समझ लेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि रोल कॉन्फ्लिक्ट इज दस डिफाइंड बाय सोशियोलॉजिस्ट एज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रोल रिलेटेड टू टू और मोर, मतलब कि एट अ टाइम एक बंदे को 3 से 4 रोल दे दिए गए हैं, तो ठीक है, तो उसको परफॉर्म करने में उसको कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल सी जो कंसेप्ट है वो ये है हमारे पास। और इसके बाद मज़ीद क्या इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ रोल्स की ही बात हो रही है, ठीक है, पोजीशंस की, रोल्स की, और उनको बैलेंस कैसे करना है, किस तरह से सेपरेट करना है, ऑल दैट। अगर हम मज़ीद देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन क्या है, तो उसमें अकोमोडेशन और एजिमिलेशन आती है। अकोमोडेशन क्या है कि आप अडॉप्ट कर लेते हो कल्चर के डिफरेंस को और कम्युनिटीज़ को इन ऑर्डर टू कोहैबिट एंड वर्क विद अदर्स इज रेफर टू एज अकोमोडेशन। कल्चर वैरायटी, सोशल इंटीग्रेशन एंड सोशल चेंज कैन ऑल बी सिग्निफिकेंटली इम्पेक्टेड बाय अकोमोडेशन एंड एजिमिलेशन। सिंपल आपने ये समझना है, अकोमोडेशन के अंदर हम अडॉप्शन सीख लेते हैं कल्चर के डिफरेंस की, और मतलब जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। और एजिमिलेशन क्या है कि अ माइनॉरिटी ग्रुप में बी रिक्वायर्ड आर पुश्ड बाय powerful ethnic group to alter its way of life in order to blend it with majority। मतलब कि आप क्या करते हो कि माइनॉरिटी ग्रुप को एक ऐसी आप एक पावर दे देते हो कि उसमें वो क्या करता है कि खुद को ब्लेंड कर लेता है, मेजॉरिटी ग्रुप के अंदर खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है। अच्छा, एमिग्रेशन का क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग और कंबाइनिंग वेरियस एथनिक और कल्चर वैल्यूज टू प्रोड्यूस अ फ्रेश एंड यूनिक कल्चर आइडेंटिटी। जब हम जो हैं वो हमारी कुछ वैल्यूज़ या कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्यूज़ हो जाएंगी किसी कल्चर के अंदर और एक यूनिक कल्चर आइडेंटिटी डेवलप होगी, तो फिर जो है हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हो रहा है। अब डिफ्यूजन किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, इसके अंदर ये होता है कि कल्चर प्रैक्टिस और जो उसकी क्वालिटीज़ है ना वो मूव कर जाती हैं वन ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ। ठीक है, और बस यही है हमारा। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि द टर्म इमिग्रेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग एंड कंबाइनिंग वेरियस एथनिक और कल्चर ग्रुप टू प्रोड्यूस अ फ्रेश एंड यूनिक कल्चर आइडेंटिटी। द टर्म डिफ्यूजन डिस्क्राइब हो कल्चर प्रैक्टिस और क्वालिटी मूव। वही सिंपल बात है। ठीक है, कि हमने यही देखना है कि किस तरह से, अब देखें, अब डिफ्यूजन के प्रोसेस को या इस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जिस तरह से आजकल अगर हम अपने कल्चर को देखें, ठीक है, तो ये मतलब कि हमारी जो यंग एज के लोग हैं उनकी जो टेंडेंसीज हैं वो ज़्यादा वेस्टर्न है। ठीक है, तो अब मतलब क्या हुआ कि डिफ्यूजन क्या हो रही है, वेस्टर्न कल्चर की जो है वो हमारी तरफ डिफ्यूजन हो रही है, हम लोग जो हैं उनकी कल्चर के अंदर डिफ्यूज़ होते जा रहे हैं। ठीक है, सिंपली क्या हो रहा है कि जो कल्चर प्रैक्टिस है या क्वालिटीज़ मूव हो रही हैं वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। ठीक है, कम्युनिकेशन के ज़रिए और माइग्रेशन के ज़रिए। सही हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है या आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इसको जो है समराइज़ करूं और बस आपको कंसेप्ट देती जाऊं और जल्दी से लेक्चर को वाइंड अप करूं, या आपको जो है वो थोड़ी बहुत किस तरह से मैं तैयारी करवा सकती हूं आपकी और किस तरह से मेरे लेक्चर मज़ीद आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, काइंडली अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें ताकि मुझे आइडिया हो सके और मैं आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ को अपलोड करूँ। सही है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जिसको भी जो है कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का, वो मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का ओपन ग्रुप भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इसके अलावा आपको साइकोलॉजी के किसी सब्जेक्ट में हेल्प आउट चाहिए, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।